नमस्कार, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण सेशन लेकर, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण सेशन आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, रास्ते में आएंगी रुकावटें बहुत मगर तू बढ़ते जाना, रोकेगा जमाना तुझे पर तू चलते जाना, जब रहेगी सामने मंजिल तेरे तो रुकावटों पर भी नज़र नहीं जा पाएगी, रास्ते हो जाएंगे आसान तेरे जब सपनों में भी मंजिल नज़र आएगी। तो रास्ते में भी आएंगी रुकावटें बहुत मगर तू बढ़ते जाना, रोकेगा जमाना तुझे पर तू चलते जाना, जब रहेगी सामने मंजिल तेरे तो रुकावटों पर भी नज़र नहीं जा पाएगी, रास्ते हो जाएंगे आसान तेरे जब सपनों में भी मंजिल नज़र आएगी। तो आप लोगों को किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, अपने रास्ते पे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। किसी रुकावट से डरने की कोई बात नहीं है, पॉजिटिव वे में अपनी मंजिल की तरफ आपको बढ़ते जाना है। तो आज के मोटिवेशन कोड के साथ हम अपना जो है आज का सेशन प्रारंभ करते हैं और लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के सेशन का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी में कितना अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी है आपका 5 घंटे 30 मिनट और ऑप्शन डी है 5 घंटे 40 मिनट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका आंसर क्या होगा। मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका मानक समय क्या होता है कि मानक समय जो होता है वो किसी विशेष क्षेत्र या देश का स्थानीय समय होता है। क्या होता है? मानक समय किसी विशेष क्षेत्र या देश का स्थानीय समय जो होता है उसको मानक समय कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को मानक यामोत्तर रेखा माना जाता है। देखिए प्रश्न यहाँ पे बनता है कि मानक यामोत्तर रेखा जो है कितने डिग्री है, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। नेक्स्ट, हम सभी भारतीय मानक समय इसको जो है मानक समय के रूप में मानते हैं, यानी कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जिसको हम मानक रेखा कहते हैं या मानक यामोत्तर रेखा माना जाता है उसको हम भारतीय मानक समय के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, आईएसटी की जो गणना होती है वो 82.5 डिग्री देशांतर के आधार पर की जाती है और जीएमटी की गणना 0 डिग्री देशांतर के आधार पर की जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि आईएसटी की जो गणना की जाती है वो 82.5 डिग्री देशांतर के आधार पर की जाती है और जीएमटी की जो गणना की जाती है वो आपका 0 डिग्री देशांतर के आधार पर की जाती है। यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले प्रश्न परीक्षा में, आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि जीएमटी की स्थापना कब हुई, तो ये 1675 में हुई। कब हुई थी ये? 1675 में हुई। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए आईएसटी की स्थापना, तो ये 1947 में यानी कि 1947 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी में कितना अंतर है। आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये आपका इनकी फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। 5 घंटे 30 मिनट कितना है? 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे और 30 मिनट है आपका ये आप ध्यान रखिएगा, 5 घंटे 30 मिनट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अपनी कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनको नोट डाउन करते जाना आप। हालांकि सभी क्लास में सारे ही प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, आपको नोट डाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन देखते जाएंगे। आपको जो इसके बाद में जो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये वाला प्रश्न बन सकता है, ये बन सकता है, उसी तरह के प्रश्न नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये लीजिए, पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका आपके सामने। अभी हमने आपको पिछले प्रश्न के दौरान बताया था और यहाँ पे पहला प्रश्न आपका आ चुका है और यहाँ आपसे पूछा गया है जीएमटी का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्रीनविच मेगा टाइम। ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्रीनविच मैनेज टाइम। ऑप्शन डी है आपका ग्रीनविच मोर टाइम। तो जल्दी से बताइए जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है, जीएमटी की फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी। जल्दी से बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका ग्रीनविच मीन टाइम।
ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनविच मेगा टाइम, ऑप्शन नंबर सी ग्रीनविच मेन टाइम, ऑप्शन नंबर डी ग्रीनविच मॉड टाइम। सभी को अधिकतर पता होगा, मेरे हिसाब से तो सभी को पता होना चाहिए ये, और इसी को हम लोग गलत करके आते हैं। देखो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल मिलते जुलते सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, सारे मिलते जुलते ऑप्शन हैं, और जिससे कि परीक्षा जो है, परीक्षा के अंतर्गत इसको गलत करने की संभावना ज़्यादा बनती है अगर आपका रिवीजन ना हुआ हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जीएमटी का पूर्ण रूप जो है क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पिछली अभी जो यूपी पैट की परीक्षा हुई थी उसमें सेम टू सेम यही प्रश्न ऐसे कैसे रखा हुआ आया था कि जीएमटी का पूरा नाम बताइए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये लीजिए अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, आईएसटी का पूर्ण रूप पूछा है। आईएसटी का पूर्ण रूप पूछा है। हमने कहा ना आपको आपको जरूरी नहीं पड़ेगी कोई चीज़ नोट करने की, फिर भी आप अपना सेल्फ स्टडी के लिए नोट कर सकते हैं। बाकी क्लासें यूट्यूब पे फ्री हैं और ऐसे ही पढ़ी रहेंगी हमेशा, तो आप कभी भी उठा करके रिवाइज कर सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी होगी अपनी परीक्षा के लिए। यहाँ पे सारा ही कलेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर आने वाला ही कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। आप निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल अपनी परीक्षा की तैयारी करें। चलिए आपका ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऑप्शन नंबर बी इंडियन स्टेट टाइम, ऑप्शन नंबर सी इंडियन स्टेट टाइम, ऑप्शन नंबर डी इंडियन इंटरनेशनल टाइम। तो बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। आईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसका फुल फॉर्म है आईएसटी का। और जीएमटी का हमने आपको बताया था, जीएमटी जीएमटी का क्या बताया था हमने आपको, जीएमटी का ग्रीनविच मीन टाइम। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर टपकता है और टपकेगा जरूर, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी आगामी यूपी टेट परीक्षा आ रही है, यूपीएसआई आ रही है, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल वगैरह ये सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जहाँ पे स्टैटिक जीके का एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो पूछा ही जाता है आपसे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक है आपका 10.7%, दूसरा है 18.6%, तीसरा है आपका 29.3% और चौथा है आपका 43%। तो जल्दी से बताइएगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब छाप दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब छाप दीजिए आप, क्या होगा आपका राइट आंसर, फटाफट जल्दी से जवाब छाप दीजिए क्या होगा। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए राइट आंसर। अभी तक आंसर नहीं आया, जल्दी बताइए, ये सब चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए 43% ये मैदानी भाग पाया जाता है। कौन सा मैदानी भाग पाया जाता है, कौन सा भाग पाया जाता है, मैदानी भाग पाया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें 27.7%, तो ये किसका भाग है, ये पठारी भाग है, ये पठार भाग है। और अगर बात करें 29.3% का, तो ये क्या है, पर्वत और पहाड़ है। क्या है ये, पर्वत और पहाड़। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 29.3%। तो प्रश्न था आपका, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 29.3%। यहाँ पे हमने आपको बताया 29.3% क्या है, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, जिसमें 16 पॉइंट कुछ आपका पर्वत और 18 पॉइंट कुछ आपका पहाड़ियाँ हैं। तो दोनों को मिला के 29.3% ये आपका संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल प्रतिशत का जो है पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। और 29 यहाँ पे आपका जो है ये 27.7% आपका क्या है, ये पठार है, और 43% क्या है आपका, ये मैदानी भाग है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा निश्चित तौर पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, हमने आपसे बताया ना कि क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, बैक टू बैक क्वेश्चन, आपको जो आप सोचेंगे वो आपकी सोच से पहले मिल जाएगा आपको। तो आप परेशान ना हो, एक एक पॉइंट हम आपको कवर कराते चलेंगे आपकी परीक्षा के लिए। स्टैटिक जीके हम आपको पूरा कवर कराते चलेंगे, आप इससे निश्चिंत रहें। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 10.7%, ऑप्शन नंबर बी 18.6%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 27.7%, और ऑप्शन डी है आपका 29.3%। तो बताइए, पठार पठार का भाग पूछा गया है। पहले पर्वत और पहाड़ियों को पूछा गया था, अभी आपसे पठार का भाग पूछा गया है। पठारी भाग कितना है बताइएगा। बिल्कुल, पठारी भाग कितना है? 27.7%। कितना है? 27.7%। 27.7% क्या है आपका? पठार है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। तो पठारी भाग कितना है? 27.7% है आपका। और 43% क्या बताया था हमने आपको? कोई बताया क्या कमेंट बॉक्स में? 43% क्या बताया था? बिल्कुल, 43% क्या था? मैदान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर जी, निश्चित तौर पर सफल होंगे आप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ना वापस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया आपका। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 10.7%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 18.6%, ऑप्शन नंबर सी 27.7%, ऑप्शन नंबर डी है आपका 43%। ये आपका पॉइंट नहीं है, 43% है। तो जल्दी बताइए, अब आपसे मैदान पूछा गया है तो मैदान का विस्तार कितना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मैदान का विस्तार कितना है। जल्दी बताइए। देखिए, कम पढ़िए पर ख़त्म करके पढ़िए। ख़त्म करने का मतलब यह है कि जितना टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जितना टॉपिक आप पढ़ रहे हैं या जितना पढ़ लिए हैं, उसको वहीं के वहीं ख़त्म करें, ताकि दोबारा केवल अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो केवल रिवीजन के लिए पढ़ें, ना कि उसको रटने के लिए। तो कोई प्रेशर लेके, कोई तनाव लेके नहीं पढ़ना है, आपको फ्री माइंड पढ़ना है। कम पढ़ें लेकिन उतना पढ़ें कि वो ख़त्म हो जाए वहाँ पे। अगर आपके सामने वो आ जाए तो आप उसको आसानी से हल कर पाओ। क्या है इसका आंसर? बिल्कुल 43%। कितना है? 43% है आपका। मैदान का जो भाग है वो 43% है आपका। 27 पॉइंट किसका बताया था हमने आपको, बताइए। 27.7% किसका था? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, 27.7 किसका था बताइए। किसका था? या पठार का था? किसका था? पठार का था। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। भारत में किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है या सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर ए आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है दो है आपका केरल, ऑप्शन नंबर सी है आपका गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पश्चिम बंगाल। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, भारत के अंदर किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। बिल्कुल सबको पता है भैया, तो गुजरात है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी गुजरात। क्या है ये? गुजरात। अगर पूछा जाए सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला तो कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात की है। कितनी है ये भी ध्यान रखिएगा, 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर है ये भी ध्यान रखिएगा साथ में यहाँ पे आप। और ये विश्व की तटीय रेखा वो कितने परसेंट है? तो ये समुद्र तट की टोटल जो समुद्र तटीय रेखा है उसका 24% है। कितना है? 24% है, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप। और अगर पूछा जाए यहाँ पे आपसे कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत में सबसे लंबे स्थलीय सीमा किस राज्य की लगती है? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा तो ये किसकी लगती है? बांग्लादेश की। जो हमने आपको बताया अभी, किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम यानी सबसे कम किससे लगती है, सबसे कम किससे लगती है, तो ये लगती है अफगानिस्तान के साथ। कितने? किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? ये आपका 4096 किलोमीटर है इसकी जो है लंबाई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा,
कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो गुजरात की है। और पूछे इसकी लंबाई तो 1600 किलोमीटर है। और जो कुल तटीय रेखा है उसका कितना है, 24% है आपका ये। और सर्वाधिक स्थलीय सीमा पूछे किससे, कौन से राज्य से लगती है, तो ये आपका किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। और नेक्स्ट आपसे पूछा न्यूनतम किससे लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश कितनी बनाता है, 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो जल्दी से बताइएगा किससे होकर आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जल्दी बताइए। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब ये कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। जल्दी बताइए क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। बताइए जल्दी राइट आंसर क्या होगा आपका, बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बताइए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब तो कोई भी बता देगा भाई, अब तो बता दीजिए। 8 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 आपका मिजोरम, नंबर 2 त्रिपुरा, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 गुजरात, नंबर 6 मध्य प्रदेश, नंबर 7 छत्तीसगढ़ और नंबर 8 आपका झारखंड। तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश है, बिल्कुल है। गुजरात है, झारखंड है। उत्तर प्रदेश है यहाँ पे कहीं पे नहीं है ना। तो देखिए आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। तो भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। बाकी ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये आपके 8 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा और ऑप्शन नंबर डी है आकर्षक रेखा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी जवाब दिया आपने। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक निकट है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक निकट है, ये ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो कर्क रेखा, और साथ में ये भी आपको पता ही होगा कितने राज्यों से गुजरती है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लीजिए अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए प्रश्न वहीं से रिपीट होना है, आपका किस तरह से बन जाए ये नहीं पता, पर प्रश्न वहीं से आपको आना है। ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी है आपका 9, ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। तो बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं ये आपको उन्हें बता दिए। मिजोरम, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। बताइए और कौन सा बचा, झारखंड। तो ये आपके जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए प्रश्न कितना, मतलब पहले आपसे पूछा नहीं गुजरती, अब पूछ लिया गुजरती है, तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है पर परीक्षा में बनेगा जरूर। अगला आपका ऑप्शन है यहाँ पे, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप। यहाँ पे आपका मिजोरम था, त्रिपुरा था, त्रिपुरा था, पश्चिम बंगाल था आपका, पश्चिम बंगाल था आपका, राजस्थान था आपका, राजस्थान था आपका, गुजरात था आपका, गुजरात, गुजरात था आपका, मध्य प्रदेश था आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ था आपका, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या था, झारखंड था आपका, झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। बार बार रिवीजन करोगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी नोट, किसी नोट की या किसी चीज़ की। आप इस तरह से रिवाइज कर दोगे कि आपके माइंड में छप जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार प्रश्न देखेंगे और टिक लगा देंगे फटाफट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, अब तो आप बता ही देंगे क्या होगा राइट आंसर आपका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, झारखंड। झारखंड भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये झारखंड है। जम्मू कश्मीर से नहीं जाती है आपका, जम्मू कश्मीर से नहीं जाती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं जाती, बिहार से नहीं जाती। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कैसी लग रही है आपको हमारी क्लास, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारी क्लास आपको कैसे लग रही है। हमारे द्वारा आपको स्टैटिक जी के जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, अच्छे हैं नहीं हैं, या और अच्छे करने चाहिए, क्या करना चाहिए बताइएगा। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लगातार और बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये लीजिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। ऑप्शन ए पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी ला हीचिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका पिग्मेलियन पॉइंट, या इसको पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं इसको, पार्सन पॉइंट। और ऑप्शन डी है आपका इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा आपका। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, बिल्कुल पार्सन पॉइंट दिया हुआ है हमने, कोई बात नहीं लिख दिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दोबारा लिख दिया है हमने, क्या बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पार्सन पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए है आपका पार्सन पॉइंट। ये लीजिए ख़त्म कर दिया हमने आपका। ऑप्शन ए है आपका पार्सन पॉइंट, ऑप्शन ए पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी है आपका लाहिचिंग, और ऑप्शन नंबर डी है सी है आपका पिग्मेलियन पॉइंट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, सभी होगा इसमें। इसको पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है, पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है, लाहिचिंग भी बोला जाता है इसको, लाहिचिंग भी बोला जाता है इसको, और उसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको बोला जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो ये इसको जो है इन तीनों नामों से भी बुलाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है ज़रूर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। लीजिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की मानक देशांतर रेखा निम्नलिखित में किस शहर से होकर गुजरती है। भारत की मानक देशांतर रेखा निम्नलिखित में किस शहर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर एक भोपाल, ऑप्शन नंबर बी आपका विशाखापट्टनम है, और ऑप्शन नंबर सी है आपका मिर्ज़ापुर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका रायपुर। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये कहाँ, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर जो है गुजरती है, मिर्ज़ापुर। और ये सर्वाधिक किसके निकट है, निकट अगर पूछा जाए तो किसके है, नैनी के, किसके है, नैनी, नैनी प्रयागराज, नैनी प्रयागराज के सर्वाधिक निकट है। तो भारत की मानक देशांतर रेखा किस शहर से गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।